हिंदी साहित्य इतिहास के आधार। अंत में प्रस्तुत अध्याय की समाप्ति के पूर्व हमें उन स्रोतों व आधारों पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए जिनसे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में सहायता ली जाती है, जिन्हें हम पांचों वर्ग में विभक्त कर सकते हैं। पहला, साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं। दूसरा, साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां। तीसरा, साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित आलोचनात्मक व अनुसंधानपरक ग्रंथ। चौथा, प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे शिलालेख, वंशावली, प्रामाणिक उल्लेख आदि। पांचवा, विभिन्न युगों के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों व स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। उपर्युक्त वर्गों पर यहाँ क्रमशः विचार किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रकाशित रचनाओं की उपलब्धि तो विशेष कठिन नहीं है, किंतु अप्रकाशित सामग्री की उपलब्धि अवश्य दुष्कर है। नागरी प्रचारणी सभा तथा अन्य कई साहित्यिक संस्थाएं इस कार्य में वर्षों से लगी हुई हैं और उनके द्वारा उपलब्ध रचनाओं का विवरण खोज रिपोर्टों में प्रकाशित होता है। दुर्भाग्य से इस प्रकार की सहस्राधिक रचनाएं अभी तक अप्रकाशित पड़ी हैं। द्वितीय वर्ग की प्राचीन रचनाओं में 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा, सतकवि गिराविलास, कवि नामावली, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह आदि उल्लेखनीय हैं। इनका रचनाकाल 17वीं शती से लेकर 19वीं शती के अंत तक का है तथा इनसे प्राचीन और मध्यकालीन कवियों और काव्यों से संबंध में विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। जहाँ तक आधुनिक काल के साहित्य का परिचय देने वाले ग्रंथों की बात है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन व अन्य कई लेखकों द्वारा समकालीन लेखकों व उनकी रचनाओं के वृत्त संग्रह निर्देशिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जो इतिहास लेखक के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन का नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इनके आधार सामान्यतः इस प्रकार माने गए हैं। पहला, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। दूसरा, शासक और उसके शासन काल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। तीसरा, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल, बांग्ला, गांधी युग, गुजराती आदि। चौथा, साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर रविंद्र युग, भारतेंद्र युग आदि। पांचवा, राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, प्रथम महायुद्ध के बाद का काल खंड, स्वतंत्रोत्तर काल आदि। छठवां, साहित्य प्रवृत्ति के नाम पर रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद युग आदि। इस प्रसंग में पहला प्रश्न तो यही है कि इस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता क्या है। इसका उत्तर स्पष्ट है और वह यह कि वस्तु के समग्र रूप का दर्शन करने के लिए भी उसके अंगों का ही निरीक्षण करना पड़ता है। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों का अवलोकन करती हुई संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अवयवों की पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन है, किंतु उनको व्यक्तित्व के अंग मानकर देखना समग्र दर्शन है और यही सहज विधि है, क्योंकि निर्वयव रूप का दर्शन अपने आप में कठिन है। इसके अतिरिक्त जीवन या
साहित्य को अखंड प्रवाह रूप मानने पर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें समय समय पर दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन होता रहता है। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वह सभी कुछ एक साथ नहीं देख सकती। इसलिए अंगों पर होती हुई ही अंगी का अवलोकन करती है। अतः यह बात बराबर ध्यान में रखते हुए कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास का लक्ष्य है, समय समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन करना न सिर्फ गलत नहीं है, अध्ययन करना न सिर्फ गलत नहीं है बल्कि जरूरी भी है। यहाँ दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है। वर्ग विभाजन प्रायः समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। समान प्रवृत्ति के अनेक पदार्थ मिलकर एक वर्ग बनाते हैं और इस प्रकार सम प्रकृति के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त होकर अस्त व्यस्त समूह व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार प्रवाह के अंदर अनेक धाराएं होती हैं, उसी प्रकार साहित्य में भी अनेक प्रवृत्तियां होती हैं और इन प्रवृत्तियों का आदि अंत या उतार चढ़ाव ही इतिहास का काल विभाजन अर्थात विभिन्न युगों की सीमाओं का निर्धारण करता है। यह वर्ग विभाजन परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसका रूप प्रायः स्थूल और अनुमानिक होता है, फिर भी समूह या पर्यवेक्षण करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। काल विभाजन का आधार भी समान प्रकृति और प्रवृत्ति ही होती है। जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। समान प्रकृति और प्रवृत्तियों की रचनाओं का कालक्रम से वर्गीकृत अध्ययन कर साहित्य का इतिहासकार संपूर्ण साहित्य सृष्टि का संवेद अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ न कुछ तर्क अवश्य रहता है अथवा रहना चाहिए। नाम की सार्थकता इसमें है कि वह पदार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतया द्योतन कर सके। इस तर्क से किसी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी मूल साहित्य चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। शासक के नाम पर भी कालखंड का नामकरण तभी मान्य हो सकता है या हुआ है जब उस शासक विशेष के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया है। जब उस शासक विशेष के व्यक्तित्व ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए एलिजाबेथ और विक्टोरिया दोनों की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व एवं शासन तंत्र ने अपने युग जीवन को प्रभावित करते हुए साहित्य की गतिविधि पर भी गहरा प्रभाव डाला था। यही तर्क लोकनायक के विषय में है। चैतन्य या गांधी का अपने युग के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था जो साहित्य के व्यापक रूप से मुखरित होता रहा। उधर साहित्य नेता भी युग विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि होने पर ही इस गौरव का अधिकारी होता है। शेक्सपियर, रविंद्रनाथ या भारतेंदु व्यक्तित्व न होकर संस्था थे, युग निर्माता थे जिनके कृतित्व ने अपने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया था। राष्ट्रीय महत्व की घटना जैसे महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा अथवा किसी व्यापक आंदोलन या प्रवृत्ति के अनुसार नाम की सार्थकता भी अधिक अस्पष्ट है। भक्ति पुनर्जागरण अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जितना समाज पर था उतना साहित्य पर भी, और अंत में साहित्यिक प्रवृत्ति के विषय में तो कहना ही क्या। उसके अनुसार नामकरण की सार्थकता स्वतः सिद्ध है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य के इतिहास में नामकरण का मूल आधार है काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन।
जिसका माध्यम सामान्यतः उस युग की सिर्फ प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति ही हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और इस प्रसंग में एक सीमा से आगे एक रूपता का प्रयत्न करना भी अधिक संगत नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कालखंड में कोई एक प्रवृत्ति समग्र साहित्य चेतना का प्रतिनिधित्व कर सके। जहाँ ऐसा होता है वहाँ नामकरण का प्रश्न आसानी से हल हो जाता है, जैसे रीतिकाल में या रोमानी युग में या छायावाद युग में। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता। कभी कभी कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति इतनी बलवती होती है कि वह समाज और साहित्य को एक साथ और समान रूप से प्रभावित करती है, जैसे भक्ति, पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन। ऐसी स्थिति में नामकरण का आधार सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही होगी, क्योंकि साहित्य चेतना की प्रेरक वही है। इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी लोकनायक या साहित्य नेता का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि वह संपूर्ण युग की चेतना को व्याप्त कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु, गांधी और रविंद्रनाथ का व्यक्तित्व ऐसा ही था। अतः यहाँ भी साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण उचित नहीं होगा। किसी युग में ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता। यहाँ सायास किसी प्रवृत्ति को आधार मानकर नामकरण अनुचित होता है। वीरगाथा काल नाम इसका प्रमाण है। अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसे निर्विशेष नाम ही अधिक उपयोगी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि काल विभाजन और नामकरण में एक रूपता अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो, जो साहित्य की परंपरा को सही रूप में समझने में सहायक हो। साथ ही नाम भी ऐसा होना चाहिए जो युग की साहित्य चेतना का सही ढंग से प्रतिफलन करता हो। यदि साहित्यिक नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होती हो तो अन्य उचित आधार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए।